हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 2 का पार्ट तीसरा पेपर सॉल्यूशन का। ठीक दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग एक से एक क्वेश्चन से। हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन तक कवर कर लिए। ठीक दोस्तों, तो अब इसमें हम लोग एक से एक क्वेश्चन से देखते हैं। और जिसने भी हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके देख सकता है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो देखते हैं एक से एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। टर्बो या मतलब उच्च गति अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो हाई स्पीड अल्टरनेटर होते हैं उनमें हम लोग दोस्तों बेलनाकार या नॉन सैलिएंट टाइप का रोटर यूज करते हैं। बेलनाकार जो सिलेंडर होता है उसका जो एक्सियल लेंथ होता है वो हाई होता है, एंड जो डायामीटर होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, एंड जो नॉन सेलिएंट या सॉरी जो सेलिएंट प्रकार के रोटर होते हैं या मतलब उभरे हुए पोल वाले, उनका जो डायामीटर होता है वो हाई होता है, एंड जो एक्सियल लेंथ होती है वो स्मॉल होती है। वो लो स्पीड अल्टरनेटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो जो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों उसमें जो कम्यूटेटर का कार्य होता है वो होता है दोस्तों एसी को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, बीआईएस के अनुसार किसी भी संस्थापन में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज प्राप्त ड्रॉप से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए दोस्तों, मतलब बोर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप अधिकतम नहीं होना चाहिए। वो होता है दोस्तों 3% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट किस कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। तो जो डेल्टा कनेक्शन होता है दोस्तों उसमें हम लोगों को न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोडेड कार्बन प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो जो कलर कोडिंग दी है दोस्तों, तो कलर कोडिंग के लिए ये होता है क्या, वाई ये होता है दोस्तों बी, बी, रॉय, जी, बी, वी, जी, डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है ब्लैक, ये होता है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एंड ये होता है ब्लू, वॉयलेट का 7 एंड ग्रे का 8 एंड ये डब्लू वाइट का 9। तो क्या कह रहा है, लाल रेड मतलब 2, एंड पीला येलो मतलब 4, एंड ब्राउन मतलब 1, एंड लास्ट जो होता है कलर उसमें 10 की गुणज में लिखा जाता है, घात में 10⁻1। एंड क्या दिया लास्ट में, सुनहरा जो बैंड दिया है तो वो होता है सोने का जो टॉलरेंस होता है वो होता है पीली पट्टी, उसका होता है ±5% टॉलरेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2410 ±5% टॉलरेंस। एंड अगर ये सुनहरा गोल्ड की जगह अगर यहाँ पे चांदी दिया होता मतलब एजी, तो जो उसका टॉलरेंस होता है वो होता है ±10%। एंड बिना बैंड के होता है कि कोई भी बैंड नहीं होगा तो उसका टॉलरेंस होता है 20% प्लस माइनस। ठीक है, तो हो जाएगा 2410 ±5%। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है कि रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है, ±5%। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो संधारित्र स्विच होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, वो कब किससे जुड़ा रहता है। तो वो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है। इस तरह से जो ये मेन वाइंडिंग होती है एंड जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके यहाँ मान लिया यहाँ या वहाँ कहीं मान लो, तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और ये मोटर की 75% स्पीड प्राप्त करने पर ये अपने आप ओपन हो जाता है, जिससे ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो ओपन हो जाती है। तो जो जब मोटर चलती है फाइनली तो वो चलती है फिर रनिंग वाइंडिंग पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में स्टार्टर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी मोटर में जो स्टार्टर्स का प्रयोग किया जाता है, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है वो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं। तो
एक बल्ब 40 वोल्ट का है, तो सीधे सीधे 240 पे अगर हम लोग 4 का भाग दे देंगे तो ये निकल आएगा कि 60 बल्ब जुड़ेंगे सीरीज श्रृंखला में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगलक फ्यूजिंग कारक मतलब फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों जो फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन जो श्रेणीकृत फ्यूजिंग धारा दी है वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो होता है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट एंड श्रेणीकृत फ्यूजिंग करंट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है। तो ये दोस्तों आर्क लैंप होता है जो डीसी सप्लाई पर काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो ये दोस्तों डीओएल स्टार्टर के द्वारा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरसीसी पोल का प्रयोग कितने लाइन तक किया जाता है। तो जो आरसीसी पोल होता है दोस्तों उसका यूज 11 केवी तक के वोल्टेज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है। तो जो ओम का नियम होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। मतलब ओम का नियम होता है कि भौतिक अवस्थाओं को कांस्टेंट मानते हुए, जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो जब V बराबर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तब हमारा R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के पास आ जाता है। तो क्या होता है, V बराबर IR। ओम का नियम ये होता है। अगला क्वेश्चन, प्लेट वियोजन के लिए मतलब प्लेट अर्थिंग के लिए जीआई वियोजन प्लेट का मानक आकार क्या होता है। तो जो प्लेट होती है उसका आकार होता है दोस्तों 60 सेंटीमीटर एंड जो मोटाई होती है वो 6.35 mm। ठीक है, 60 इंटू 6.35 mm। अगला क्वेश्चन, गीजर का थर्मोस्टेट प्रेशर क्या है। तो गीजर का थर्मोस्टेट प्रेशर होता है दोस्तों 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला क्वेश्चन, तांबे कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है। तो कॉपर की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है दोस्तों 29। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। तो दोस्तों एन एस बराबर हम लोग निकाल लेंगे 120 एफ का मान है कितना 50 हर्ट्ज एंड 120 एफ अपॉन पी का मान कितना है 4। तो ये निकालेंगे कितना हो जाएगा 1500 आरपीएम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप्स होते हैं। तो इसमें दोस्तों होते हैं लगभग 200 स्टेप। अगला क्वेश्चन, कि आमतौर पर डीओएल स्टार्टर का प्रयोग कितने तक की 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों 5 HP तक की जो इंडक्शन मोटर होती है उनको हम लोग डीओएल स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्षण या ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है ट्रैक्शन सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है एंड जो स्टार्टिंग स्पीड होती है वो लो होती है। ठीक है, और डीसी सीरीज मोटर को विदाउट लोड के नहीं चला सकते, इसमें लोड को पहले से कनेक्ट करके रखना पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर होती है मतलब जो शुद्ध मतलब विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो पावर होती है वो होती है 0। अगला क्वेश्चन, कि संतुलित लोड मतलब बैलेंस कंडीशन में जुड़े 3 फेज स्टार में न्यूट्रल पॉइंट में करंट कितनी होगी दोस्तों। तो न्यूट्रल में 0 करंट जाएगी। ठीक है, IR प्लस IY प्लस IB बराबर 0 होता है बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, तो जो न्यूट्रल में करंट होगी IN वो होती है 0। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है। तो फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल होता है वो प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो हम लोग सॉरी जो दायां हाथ का नियम होता है राइट हैंड रूल उसको हम लोग जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिजली की गति है मतलब बिजली गति कितनी होती है लगभग। तो ये होती है दोस्तों 1,86,000 मीटर पर सेकंड के आसपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता मतलब किस ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस नहीं होते। तो ये होता है दोस्तों आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी कॉपर लॉस एंड एडी करंट लॉस कोई भी लॉस नहीं होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द अर्थ फॉल्ट लोकेशन ऑफ ए केबल। मतलब केबल में अर्थ फॉल्ट लोकेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं हम लोग। तो ये होता है दोस्तों मूरे लूप टेस्ट से हम लोग किसी भी केबल में अर्थ फॉल्ट लोकेशन को ज्ञात करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ए 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है, पोल की संख्या कितनी होगी? तो 1500 आरपीएम पे चल रही है, तो पोलों की संख्या क्या निकालेंगे दोस्तों? तो क्या होता है, एन एस बराबर होता है 120 एफ बाई पी। तो 120 1500 आरपीएम पे चल रही है, 120 एफ 50 हर्ट्ज है, पोल निकालने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको हम लोग 15 को काटेंगे 3 बार, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, तो जो पोल की संख्या आएगी वो हो जाएगी 4 पोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षा का मतलब किससे इंसुलेटर प्रतिरोध मापा जाता है? तो ये होता है दोस्तों मैगर। मैगर हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, वेव वाइंडिंग में होता है, वेव वाइंडिंग मतलब ए बराबर 2 होता है, एंड लैप बाइंडिंग में क्या होता है? लैप बाइंडिंग में होता है ए बराबर पी। पैरेलल पाथ की संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ पोल्स, एंड वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर बने होते हैं, किसके बने होते हैं? जो इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर होते हैं वो लैमिनेटेड कोर के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके बने होते हैं? लैमिनेटेड कोर के। अगला क्वेश्चन, आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं? मतलब आप जो कोरोना इफेक्ट होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं? कैसे कम कर सकते हैं? तो दोस्तों जो कंडक्टर होता है, एसीआर कंडक्टर होता है, उसके प्रयोग को हम लोग अगर उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है, ठीक है, जैसे कि ये 3 वायर सिस्टम होता है, जो अगर उसके बीच की जो स्पेसिंग होती है उसको हम लोग अगर बढ़ा दें तो जो कोरोना इफेक्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और भी होता है कि अगर कोरोना को कम करने के लिए क्या होता है दोस्तों, कि कंडक्टर की जो रेडियस होता है या उसके डायामीटर को हम लोग इंक्रीज कर दें तो जो कोरोना पावर लॉस होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, और जो अगर फ्रिक्वेंसी हम लोग इंक्रीज करेंगे दोस्तों, जो कोरोना लॉस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, एंड जो एयर डेंसिटी फैक्टर होता है लैम्डा, अगर उसका मान हम लोग बढ़ाते हैं तो कोरोना पावर लॉस भी रिड्यूज हो जाता है। इसका एक फार्मूला होता है कोरोना पावर लॉस का, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो जो वो फार्मूला होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, वो कहीं आता नहीं है दोस्तों, लेकिन आप अगर उसको जानना चाहेंगे तो वो काफ़ी बड़ा फार्मूला होता है। ये होता है 241.4 डेल्टा एफ प्लस 2 पी एच माइनस वी डी स्क्वायर अंडर रूल के अंदर आर वाई डी इंटू 10⁻⁻⁵ ये होता है किलो वोल्ट पर फेज पर कंडक्टर, ठीक है दोस्तों, इसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। इसी से जो सारी कंडीशंस निकल के आती हैं क्या क्या, जिससे कि हम लोग वो जो कोरोना पावर लॉस होती है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमएमएफ का पूर्ण रूप होता है दोस्तों मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आमतौर पर 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का फुल लोड करंट है वो होता है दोस्तों, जो निर्धारित एचपी होती है उसका 1.5 गुना के लगभग उसका जो फुल लोड करंट होता है वो होता है। ठीक है, रेटेड एचपी का 1.5 गुना के आसपास। अगला क्वेश्चन, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो अगर एसी सर्किट में जो पी पावर होती है क्या होती है दोस्तों? वो होती है वी आई कॉस फाई। ठीक है, तो जो फेज अंतर है वो कॉस फाई का मान 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा वी आई कॉस फाई मतलब कॉस 90, तो कॉस 90 का मान हो जाता है दोस्तों 0, तो पी जो पावर होगी वो हो जाती है 0। एसी सर्किट में अगर करंट और वोल्टेज के बीच का अंतर 90 डिग्री है तो जो पावर होगी वो हो जाएगी 0। अगला क्वेश्चन, एक पूर्णतः आवेशित लेड एसिड बैटरी का स्पेसिफिक घनत्व कितना होता है? गुरुत्व ये होता है दोस्तों 1280। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेब बाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? तो फिर से वही आ गया दोस्तों कि वेब बाइंडिंग में ए बराबर 2 एंड लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावर फैक्टर एज। तो पावर फैक्टर क्या होता है? तो पावर फैक्टर जो दोस्तों होता है वो होता है कॉस फाइव बराबर होता है किलोवाट अपॉन केवीए, मतलब रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर। ठीक है, रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर। अगला क्वेश्चन, वायरिंग सिस्टम में सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है? तो ये होता है दोस्तों क्लीट वायरिंग, जो सबसे आसान तरीका होता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? तो जो डीसी मोटर होती है, कोई भी डीसी मोटर हो, सीरीज शंट या कंपाउंड कोई भी,
तो उसमें से फील्ड या आर्मेचर में कोई भी एक टर्मिनल अगर हम लोग बदल देंगे कनेक्शन, तो उसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी। फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन कोई भी अगर उसके कनेक्शन को उल्टा कर देंगे तो उसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी घूमने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है? तो जो पुश बटन दोस्तों जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है कंट्रोल सर्किट की सीरीज में। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है? तो जो ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट होती है वो दोस्तों लगभग होती है 2 to 5%, 2 से 5% के करीब करीब होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेलोन सीटीसी प्रकार के अग्निशामक को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके प्रकार के बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है अग्निशामक? ये होते हैं दोस्तों बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए। तो फर्श से स्विच बोर्ड की जो ऊंचाई होती है लगभग वो होती है दोस्तों 1.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कम्यूटेटर सेगमेंट को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उनको इंसुलेट करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का यूज किया जाता है? तो होती है दोस्तों माइका से हम लोग उसको उसके स्लॉट के बीच में माइका की स्ट्रिप रख देते हैं कम्यूटेटर स्लॉट में उसको इंसुलेट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसएफसी सर्किट ब्रेकर की कार्यशीलता वोल्टेज, तो ये होती है लगभग 36 किलोवोल्ट से 760 केवी तक हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोर्सिलीन इज एन, पोर्सिलीन क्या होता है? पोर्सिलीन एक प्रकार का इंसुलेटर होता है जिसके हम लोग इंसुलेटर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है? तो ये होता है दोस्तों किलोवाट हावर मीटर जो है वो एकीकरण उपकरण होता है। ठीक है दोस्तों, एकीकरण मतलब इंटीग्रेटेड टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है एनर्जी मीटर, किलोवाट हावर मीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? तो डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है वो दोस्तों कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, जो स्मॉल मशीन होती है डीसी जनरेटर, स्मॉल डीसी जनरेटर या स्मॉल डीसी मशीन होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है उनका बॉडी, एंड जो लार्ज मशीन होती हैं वो कास्ट स्टील या फैब्रिकेटेड स्टील से बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन एंड इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वेबर। ठीक है, फाई का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। ठीक दोस्तों, एंड फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है MMF अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, तो MF क्या होता है? NI अपॉन रिलक्टेंस क्या होता है? S। तो फाई बराबर होता है NI/S, इसका मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का टेक्निकल ग्रेड सेकंड का पार्ट तीसरा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने इसके 150 क्वेश्चन जो टेक्निकल के थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर सॉल्यूशन खत्म होता है। जिसने भी ये पेपर सॉल्यूशन नहीं देखा है वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस में जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकता है। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, धन्यवाद।